टॉपिक हैं, ठीक है। और अपन ने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला तो था अपन का ब्लड वाला, दूसरा है अपन का एंडोक्राइन सिस्टम वाला, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का। आज अपन के शरीर में हार्मोन आ चुका है, ब्लड आ चुका है, तो अब किसकी आवश्यकता होगी? अपन को भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन का पाचन किस प्रकार होगा? तो आज का टॉपिक है, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है ना। क्या है? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। इससे सवाल जनरल साइंस में बहुत ज्यादा आते हैं। एंजाइमों को ले लो आप, ठीक है ना, पाचन तंत्रों के बारे में ले लो, या इसे ग्रंथियों के बारे में ले लो, ठीक है। सवाल काफी अच्छे हैं। तो पाचन तंत्र, सबसे पहले तो इस टॉपिक को ही समझ लेते हैं क्या कहता है। तो अपन कहते हैं कि भोजन का क्या होना? पाचन होना। अब पाचन कैसे होगा भाई? भोजन के पाचन के लिए अपन के शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ होंगे, जैसे एंजाइम। वो भोजन को छोटे 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 टुकड़ा में करी काटी, ठीक है ना, काटेंगे, और उसका पायसीकरण या इमल्सीकरण करके उससे शरीर को अपन को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा। वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है भाई? भोजन का पाचन। क्या कहलाता है? भोजन का पाचन। और भोजन का पाचन करने वाला प्रमुख अंग, भोजन का पाचन करने वाला प्रमुख अंग कौन सा होता है? आहार नाल। आहार नाल यानी एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल, ठीक है ना। भोजन का पाचन करने के लिए प्रमुख अंग कौन सा होता है? आहार नाल होता है। अब आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं? तो अपन को पता है कि मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जितने भी अंग आते हैं, इस आहार नाल के सारे अंग होते हैं, और वो पाचन में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं। आहार नाल, आहार नाल है ना भाई, एक तो प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो घास फूस खाने वाले, पत्तियों का सेवन करने वाले, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, शाकाहारी। और एक मांस को खाने वाले क्या कहलाएंगे? मांसाहारी, मांसाहारी। और मानव क्या है? आप क्या हो? शाकाहारी हो या मांसाहारी? शाकाहारी हो कि सर हमने कभी मांस नहीं खाया है, इसलिए हम क्या है? शाकाहारी। तो भाइया, आप शाकाहारी नहीं हो, आपने तो पूर्ण रूप से मांसाहारी हो। दोनों ही मिश्रित पदार्थ आते हैं अपन के अंदर, इंक्लूड है, इसलिए अपन क्या है? सर्वहारी है। क्या है? सर्वहारी है। तो क्या? तो अभी मैं बताऊं। सर्वहारी, सर्वाहारी, सर्वहारी। तो क्या तो देखा। अब पूर्ण रूप से शाकाहारी कौन है? हिरण है। पूर्ण रूप से शाकाहारी कौन है? गाय है, हिरण है, ये है। पूर्ण रूप से मांसाहारी कौन है? शेर है। मनुष्य के अंदर जो आहार नाल के अंग होते हैं ना, उस अंगों की प्रवृत्ति होती है कि जब तक इसको मांस नहीं मिलेगा ना, तो ये घास फूस खाएगा ना, तो भी इसका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। अगर जिस दिन घास फूस अनाज मिलना क्या हो गया? मनुष्य को बंद हो गया, मांस खाएगा, तो भी उसका क्या हो जाएगा? पाचन। तो अपन के शरीर में दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सिस्टम। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? सर्वहारी बोलते हैं। अब ये रीजन नहीं है कि सर मैं तो कभी मांस खाते नहीं हूं इसलिए मैं शाकाहारी हो लो। नहीं, अपन किस श्रेणी में आते हैं? दोनों ही श्रेणी में। क्योंकि कई आदि मानव जाति के लोग हैं, वो कभी इस प्रकार के साग सब्जियां थोड़ी खाते हैं, रोटी वगैरह खाते नहीं है। वो केवल मांस पर ही क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। तो भी उसमें भोजन का क्या होता है? पाचन होता नहीं होता? ऊर्जा मिलती है। और कई ऐसे लोग हैं वो कभी भी किसी प्रकार का मांस वगैरह खाते नहीं है, केवल अनाजों से अपन का पाचन कर लेते हैं पूरा, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के अपन के शरीर में क्या पाए जाते हैं? सिस्टम पाए जाते हैं। कई समय अपन भी क्या थे? बंदर थे या नहीं थे? उम्र मानस जाति से अपन का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो अपन उस समय क्या खाते थे? घास फूस खाते थे। घास फूस खाते तो अपन के शरीर में क्या पाई जाती थी? एक आंत पाई जाती थी, उसका नाम होता है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। क्यों पाई जाती थी? क्योंकि वो सेल्यूलोज का क्या करती है? पाचन। आज अपन बड़े हो गए, विकास हुआ सतत उसका, और अपन किस में आ गए? मनुष्य में, मानव में आ गए। तो घास फूस खाना अपन ने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। लेकिन अभी भी वो अपन के शरीर में क्या है? अपेंडिक्स है। लेकिन आज वो क्या है? अवशेषी है, उसका कोई काम नहीं है। उसका तो काम क्या था? केवल किसका पाचन करना? सेल्यूलोज का। क्या सेल्यूलोज खाते हैं? क्या घास फूस खाते हैं? क्या नहीं। लेमार्कवाद का नाम सुना होगा आपने, लेमार्क वैज्ञानिक। उसने कहा
कि शरीर के जिस अंगों का आप प्रयोग नहीं करोगे या कम करोगे तो वो आने वाली पीढ़ियों में क्या हो जाएंगे, आपके लुप्त हो जाए। इसलिए अपन ने इस अपेंडिक्स को कार्य करने से क्या कर दिया, रोक दिया। काम में लेवेंगे नहीं अपन तो, है या नहीं, कुरकुरा खावा, पाचन ही खत्म हो गया। क्योंकि ये तो किसका करती थी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किस में होता है, पत्तियों में होता है, घास फूस में होता है। वो अपन शरीर में जावी कौन, तो पड़ी है बेकार की। तो अपन कभी बोलते हैं नहीं बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, तो इसको काट के बोले आज ही बाहर फेंको, नहीं कोई यूज नहीं है। कई लोगों ने आज, कई जमाने में अपन, मैंने पहले क्या बोला था, बंदर थे अपन, क्या थे, बंदर थे। तो बंदर ही जन अपन कहीं तो पूछ लो तो होता या नहीं होता था। अब पूंछ नहीं है, लेकिन आज भी रीढ़ की अस्थि में उस पूंछ का अवशेषी अंग अपन के पास में बचा हुआ है, कटी पूंछ, अवशेषी अस्थि आज भी बची हुई है, उसे बोलते हैं फॉक्सिकस, ठीक है ना। अभी पूंछ है क्या, पूंछ का क्या काम होता, मानव बन गए अपन तो। इमेजिन करो मन में अभी पूंछ होती तो, बार बार मैं पढ़ा तो लारे नहीं होती है या नहीं, बोट को कर देती तो नहीं है, ठीक है। और भी अपन के शरीर के अंदर देखो, पहले अपन आदि मानव जाति थे, बंदर थे, ठीक है ना। तो अपन कपड़े वगैरह तो यूज करते नहीं थे। शरीर को बाहरी आघातों से बचाने के लिए क्या पाए जाते थे, घने बाल पाए जाते थे। शरीर पर क्या पाए जाते थे, घने बाल। क्योंकि अपन को सर्दी नहीं लगती थी। आज बालू के ऊपर बाल क्या करता है, रक्षा करता है उसको, बाहरी आघातों से करता नहीं करता है। उसी प्रकार अपन के शरीर पर भी क्या पाए जाते थे, घने बाल। धीरे धीरे अपन ने क्या स्टार्ट कर दिया, कपड़े पहने स्टार्ट कर दिया, तो उन बालों का काम क्या हो गया, अपन के शरीर से कम हो गया है। कम हो गया तो शरीर से बाल क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है ना। और कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ियों में या आने वाले समय में मानव जाति में शरीर से बाल क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से गायब, एकदम चिकना चट। कैसे हो जाएंगे, चिकना चट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनका लेमार्कवाद के अनुसार समझाया जाता है, हालांकि वैज्ञानिक वहां पर भी आए थे, लेमार्क का भी खंडन किया था कि ये कुछ नहीं है ऐसा वैसा, ठीक है ना। एक बीज में नामक वैज्ञानिक आया था, लेमार्क ने बोला कि जिस अंग का आप क्या करोगे, प्रयोग करोगे तो वो विकसित होता जाएगा, और जिसका प्रयोग नहीं करोगे उसका क्या होता जाएगा, हार्स, अवशेषी के रूप में बचेगा। बीजमैन आया और उसने बोला क्यों दुनिया को गेला बना रहा है या नहीं, बोली बोली जनता को। उसने कहा कि क्यों। उसने एक पकड़ा ऊंदरा, एक पकड़ी ऊंदरी, उनके बच्चे हुए, और बच्चा होता है तो मुझे बताओ उसके क्या आती है, पूंछ आती है। उसने जो ही बच्चा जन्मा और उसकी क्या काट दी, पूंछ काट। अब मैंने बताओ वो जिंदगी भर तो पूंछ को प्रयोग कौन करे ना। इस प्रकार उसने 21 पीढ़ियों तक क्या चूहे की काटता गया, पूंछ। 22वीं पीढ़ी में देखा तो जो पूंछ की जगह पूंछड़ा निकला। उसने लेमार को बुलाया, इसरा देख तूने क्या बोला कि लुप्त हो जाएगा। मैं कहूं छोड़, लुप्त नहीं हो तो कम छोटी तू जानी है या नहीं। तो कहा कि ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये आनुवांशिकता, जेनेटिकता पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके बाद में मेंडल साहब आए थे, मेंडल हुआ तो नहीं हुआ था, उसने भी आनुवांशिकता के बारे में बताया। लेकिन उसके बाद में डार्विन आया था, एक वैज्ञानिक। डार्विन ने कहा कि कुछ नहीं है, ये सभी क्या कर रहे हैं, फेंगोलॉजियां कर रहे हैं, कोई की बताओ कोई की बताओ। ये तो केवल किसका प्रयोग होता है या किसका प्रभाव होता है, जलवायु का। किसका प्रभाव होता है, जलवायु का, जैव विविधता का प्रभाव होता है। इसलिए उसके सिद्धांत का नाम था विभिन्नताओं का सिद्धांत। उसका नाम क्या था, विभिन्नताओं का सिद्धांत। उसने कहा कि भाई इंग्लैंड वाले आदमी होते हैं वो गोरे गठ होते हैं, भारत वाले मीडियम होते हैं, और अपन दक्षिण अफ्रीका में चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज में चले जाते हैं, काला खट होते हैं। उसने कहा कि इंग्लैंड वाला आदमी कहाँ चला गया, वेस्ट इंडीज चला गया, तो उसकी भी आने वाली पीढ़ियां कैसी होगी, काली खट होगी। तो उसने कहा कहाँ गई आपकी अनुमानसिकता, है या नहीं है, कहाँ गए वो लक्षण। ये तो किसका प्रभाव है, जलवायु का प्रभाव है, और किसका ही नहीं। अब किसकी माने किसकी रटे, जो उसने बोला है अपन के एग्जाम में आएंगे उनको सबको तैयार करना अपन को, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं अपन वापस पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा होता है भाई, आर नाल होता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आर नाल अपन कहते हैं शाकाहारियों में होती है, मांसाहारियों में होती है। अब ध्यान रखना, मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों की आर नाल क्या होती है, लंबी होती है। मांसाहारियों की आर नाल क्या होती है भाई, छोटी होती है। किसकी तुलना में, शाकाहारियों की तुलना में। इसमें तो होगी छोटी, और इसमें क्या होती है भाई, लंबी होती है। सर रीजन क्या है, क्योंकि शाकाहारियों में जो अपन कहते हैं कि भोजन के साथ में क्या लेते हैं, सेल्यूलोज लेते हैं, और सेल्यूलोज का पाचन क्या होता है, अत्यंत जटिल होता है। इसलिए आहार नाल का थोड़ा सा क्या होता है, लंबा होता है भाग, ठीक है ना।
अब अपन बोल सकते हैं इस आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल, इस आहार नाल की जो लंबाई है ना वो कितनी होती है। तो ध्यान रखना, आहार नाल की लंबाई में दोनों कंडीशन में बता देता हूं। जब आदमी क्या होता है, जीवित होता है, और जब आदमी क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, तब दोनों कंडीशन में आहार नाल की लंबाई अलग अलग हो जाती है। जब आदमी जीवित होता है ना, तब तो इस आहार नाल की लंबाई होती है भाई 6 से 7 मीटर। कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। और जब मृत हो जाता है तो इस आहार नाल की लंबाई हो जाती है 8 से 9 मीटर। कितनी हो जाती है, 8 से 9 मीटर हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। जीवित अवस्था में सर ये क्या रीजन हुआ है या नहीं। अब मुझे बताओ, एक मेरे पास में कोई रबर है, ठीक है ना, इसकी जब तक सल्फर से क्रिया है, सल्फोनीकरण है, तब तक इसमें खिंचाव रहेगा, एकदम संकुचन रहेगा। और मैं जब तक इसको बहुत ज्यादा प्रयोग करता रहूंगा तो इसमें क्या आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी, तो वो रबर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैलेगा नहीं फैलेगा। उसी प्रकार अपन कहेंगे जब तक कोशिका है शरीर में जीवित, तब तक तो उस कोशिका में क्या रहेगा, संकुचन रहेगा, वो आपस में चिपकी हुई होगी। और जो ही कोशिका मृत हो जाती है तो वो कोशिका क्या हो जाती है, फैल जाती है, शिथिल हो जाती है। इस कारण ये फैल जाएगी मृत होने के बाद में, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसकी जीवित अवस्था की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये आहार नाल किस किस प्रकार के अंगों से निर्मित होती है अपन के शरीर में, कौन कौन से अंग इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। आहार मैं एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं आपको आहार का पूरा परफॉर्मा क्या है। ये मान लीजिए कोई आदमी है, बोलना मत कौन है, जो भी है बढ़िया है, क्लियर है। सबसे पहले आहार नाल का अग्र भाग होता है, वो कहां से स्टार्ट होता है भाई, अपन कहते हैं मुख से। कहां से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है, यहां से। ये फिर ग्रसिका आती है, एपिगुलेटिस आता है, ये अपन कहते हैं कि क्या आ जाती है, अपन की ग्रास नाल आ जाती है। ठीक है ना, ग्रास नाल के बाद में अपन कहेंगे यहाँ पर एक बड़ा भाग होता है, उस बड़े भाग को स्टोमच बोलते हैं, यानी कि क्या बोला जाता है, अमाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमाशय बोला जाता है। अमाशय के बाजू में इस प्रकार की एक ग्रंथि होती है, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, यकृत। कौन सी ग्रंथि बोल देते हैं, यकृत। ठीक है ना, यकृत के पास में ही एक इस प्रकार की ग्रंथि ऊपर फैली हुई होती है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, पित्ताशय। क्या बोल देते हैं, पित्ताशय। अब पित्ताशय केर और यहां से इस प्रकार इसकी आकृति होती है सी आकार की, ऐसे देख लो। ठीक है ना, इसके बाजू में एक ग्रंथि होती है, उसका नाम अपन कहते हैं अग्नाशय होती है। कल परसों हार्मोन में पढ़ा ना अपन ने, ऐसे पत्तीनुमा संरचना होती है। ठीक है ना, अब ये संरचना खुलती है किसमें, आगे जाकर छोटी आंत में। किसमें खुलती है भाई, छोटी आंत में। और छोटी आंत इस प्रकार खूब सारी लंबी होती है, ऐसे खूब बड़ी होती है इसमें, ये। ठीक है ना, ये। अब अपन कहेंगे जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, वहां पर एक छोटी सी और नलिका होती है, जिसे अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। छोटी आंत का सिरा किस में खुलता है, बड़ी आंत में। किस में खुलता है भाई, बड़ी आंत में खुलता है। ये बड़ी आंत छोटी आंत के चारों तरफ इस प्रकार लिपटी हुई होती है, और यहां पर अपन का गुदा द्वार आ जाता है। ठीक है ना, तो एक आहार नाल की ये संरचना होती है, मुख से लेकर कान तक होती है, गुदा द्वार तक होती है। अब इसको मैं नामांकित कर देता हूं, कौन कौन से हैं इसमें अपन के नाम, उसको देखना। सबसे पहले आता है अपन का कौन, मुख गुआ, माउथ कैविटी। ठीक है ना, मुख गुआ। इसमें क्या होता है, मुख गुहा में सबसे पहले अपन किसको पाचन के लिए काम में लेते हैं, दांत को। किसको लेंगे, दांत को। मैंने एक निवाला लिया है, सबसे पहले काटने का काम कौन करेगा, दांत। ठीक है ना, फिर उस निवाले का टेस्ट कौन करेगा, अपन की जीभ। कौन, जीभ। इसमें अपन किसको पढ़ेंगे, फिर जीभ को। और जीभ के यहां पर नीचे कुछ क्या पाई जाती है भाई, ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है ना, और बाजू में इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, ध्यान रखना, लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 होती है। लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 होती है।
कौन कौन सी, तो ध्यान रखना, पेरोटिड, पेरोटिड। अगली होती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। सब मेडिबलरी, सब मेडिबलरी। कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, इसको इस प्रकार नाम में भी बोलते हैं, सब मैक्सिलरी, एक ही बात है, ठीक है ना। तो लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 होती हैं। पहली पेरोटिड है, दूसरी कौन सी है, सब लिक्वल है, और तीसरी कौन सी है, सब मेडिबलरी है। क्लियर हो गई बात। फिर यहाँ का जो गले का पार्ट आता है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं ग्रेसिका। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेसिका, ग्रेसिका, इसको अपन बोलते हैं ग्रेसिका। और ग्रेसिका के ऊपर अपन ने देखा था कि क्या पाया जाता है, एपिगुलेटिस। क्या पाया जाता है भाई, एपिगुलेटिस, यवला, एपिगुलेटिस, गुलेटिस या यवला, ठीक है। यहां पर ये अपन का आ जाती है, नाल होती है गले के अंदर, इसको बोलते हैं ग्रेसिका, ग्रेसिका। और इस सबसे बड़े ब्लेंडर को या भाग को अपन बोलते हैं आमाशय, आमाशय। इसको अपन बोलेंगे यकृत। और इसके अंदर एक छोटी सी पार्ट होती है, ब्लेंडर होता है, उसको बोलते हैं अपन पित्ताशय, पित्ताशय। ये पतिनुमा संरचना होती है, जिसको अपन ने अंतःस्रावी तंत्र में भी पढ़ा, हार्मोनों में भी पढ़ा। इसको बोलते हैं अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, अग्नाशय। ये यहां पर सी आकार की होती है ना, इसको अपन बोलते हैं ग्रहणी, ड्यूडेनियम, ग्रहणी, ठीक है ना, ग्रहणी, ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम, ठीक है ना। फिर ये अंदर गुच्छे के आकार में होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, गुच्छे के आकार में होती है, उसको बोलते हैं अपन छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। और इसके चारों तरफ ये लिपटी होती है, उसको अपन बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। और ये छोटी सी है ना, अंगूठे के आकार की, उसको बोलते हैं प्रीसेसिका या अपेंडिक्स, प्रीसेसिका। और मल्य पदार्थों को बाहर त्यागते हैं अपन गुद्दा द्वार द्वारा, ठीक है ना, गुद्दा। ये एक आहार नाल का क्या है, आपका डायग्राम है, चित्र है, ठीक है ना। तो कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। चलो लिखो भाई, लिखो। पाचन तंत्र, हेडिंग लगाओ, पाचन तंत्र लगा ले, उसमें लिखो भोजन का शरीर के, भोजन का शरीर के एंजाइमों व रसायन पदार्थों के माध्यम से एंजाइमों व रसायन पदार्थों के माध्यम से छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे कणों में तोड़कर, छोटे छोटे कणों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना पाचन कहलाता है। ऊर्जा प्राप्त करना पाचन कहलाता है। अगली लाइन में लिखो
पाचन का मुख्य अंग, पाचन का मुख्य अंग बराबर लिखो आहार नाल। पाचन का मुख्य अंग बराबर लिखो आहार नाल। पाचन का मुख्य अंग बराबर लिखो आहार नाल। क्लियर है? लिख दिया आहार नाल, उसमें लिखो डैश लगाकर। मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों की आहार नाल, मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों की आहार नाल। एक लाइन में मैं सारा जोड़ देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों की आहार नाल सेल्यूलोज के पाचन के कारण, सेल्यूलोज के पाचन के कारण लंबी होती है। सेल्यूलोज के पाचन के कारण क्या होती है भाई? लंबी होती है। सेल्यूलोज के पाचन के कारण क्या होती है? लंबी होती है। आगे लिखो। लंबाई बराबर किसकी लंबाई? एलिमेंट्री कैनाल की, आहार नाल की लंबाई। तो लिख लो जीवित की और मृत के। लंबाई बराबर लंबाई बराबर लिख ले लंबाई जीवित और मृत के। उसके बाद में आप क्या करो, ये डायग्राम बनाओ एज इट इज, सेम टू सेम। कौन बना? रफली बना लो, नाम लिख देना ताकि अपन को पता चल जाए ये अंग यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ये पता होना जरूरी है। ठीक है ना? कौन सा अंग भोजन कहाँ पर पहुंचा है, किसके बाद में किस अंग में जाएगा, किस अंग के द्वारा कौन सा रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होगा, वो पता होना चाहिए। चले आगे, बन गया? बढ़ाओ बढ़ाओ, आराम से बना लो। बाकी आज आए नहीं कि चले गए? क्यों? देखो भाई, अगर पढ़ना ही है, नौकरी लगनी है, तो बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सही हो?
बन गया। पेज भले मत बनाओ, जो स्टार्ट कर दो। है ना, बीच में तो ओ बार एक मिनट आवाज बंद है ना, तो ओ बार वो बीच में स्किप कर दियो, रोक दियो तो इतो टाइम लेंथ हो जाए ने के रुके कोने। अच्छा चलो भाई आगे स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो कि अपन का जो एक निवाला होगा, भोजन का टुकड़ा होगा, सबसे पहले अपन किस में लेंगे, मुख में लेंगे। तो मुख में सबसे पहले काम किसका आएगा, दांत का आएगा। किसका आएगा, दांत का आएगा। दांत क्या करेगा, उसको चबाएगा, महीन करेगा, पीसेगा। आगे अपन फुल डिटेल में इस दांत को पढ़ेंगे, दांत में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर उसका टेस्ट कौन करेगा, जीभ के माध्यम से टेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और फिर अपन को पता है एपिगुलेटिस उसको किसमें धकेलने का कार्य करेगा, इस ग्रास नाल में धकेलने का कार्य करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में वो भोजन स्टोर होगा, जहां जाकर भोजन अपन अभी खा रहे हैं वो स्टोर कहां पर होता है, यहां पर अमाशय में होता है। अमाशय में कुछ रसायन पदार्थ होंगे, एंजाइम वगैरह होंगे, यहां से इसका पाचन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे अपन को पता है कि किसके अंदर जाएगा, यकृत के माध्यम से जाएगा। कुछ पाचक रस होंगे, कुछ पदार्थ होंगे, वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है ना। फिर पिताशय से पित्त रस को इसमें मिश्रित किया जाएगा। फिर ग्रहणी के माध्यम से इस अग्नाशय जो रस होते हैं वो इस भोजन में इंक्लूड करेंगे। फिर ये पूरा पाचन होता होता वापिस अपन के कान तक, गुदा द्वार तक इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो अब कौन कौन से इसमें अंग आएंगे और कौन कौन से अपन को इसके अंगों के रसायन पदार्थों का पढ़ना है, वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अगला अपन का सबसे पहले आर नाल का अंग देखते हैं, तो कौन है, दांत है। पहले देख लो, बाद में छाप लेना। आर नाल, आर नाल के अंदर सबसे पहले भोजन के पाचन के लिए किसका यूज करेंगे अपन, दांत का। सबसे पहले बात यही आती है कि दांतों का जो निर्माण होता है ना, दांत आखिर बने किसके होते हैं, ये दांत किससे मिलकर बनते हैं। तो दांत ध्यान रखना किसके बने होते हैं, कैल्शियम के, कैल्शियम के। और दांतों में क्या पाया जाता है भाई, फोस्फोरस। क्या पाया जाता है, फोस्फोरस, फोस्फोरस। और इसमें दांतों में एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। तो अपन को पता चल चुका है कि ये जो दांत हैं वो किस किस से निर्मित होते हैं, कैल्शियम से, फोस्फोरस से और कोलेजन प्रोटीन से। ध्यान रखना कि दांत और हड्डियां एक ही चीज होती है। दांत और हड्डियां क्या होती हैं, एक ही चीज होती है। जबकि दांतों में प्रोटीन अलग होता है, हड्डियों में प्रोटीन अलग होता है। दांतों में कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन। कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन। क्लियर हो गई बात। फिर बाद में दांतों का या निर्माण के बाद में बात आती है कि दांतों का जो रंग होता है वो कैसा होता है। अगर सही नेचुरल दांत हैं, स्वस्थ दांत हैं, तो इन दांतों का रंग कैसा होगा, हल्का पीला होगा। कैसा होगा भाई, हल्का पीला दिखाई देगा। कि सर अपन के दांत तो जब सफेद होते हैं तब अपन इसको मानते हैं क्या एकदम सही दांत है, ठीक है ना। हल्का पीलापन किसके कारण होता है, फोस्फोरस की मात्रा के कारण इसमें हल्का पीलापन आता है, ठीक है ना। लेकिन अपन मार्केट से लाते हैं क्या, टूथब्रश लाते हैं, नहीं, सुबह शाम इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं। इसमें इस फोस्फोरस की मात्रा को अपन क्या कर देते हैं, कम। फिर क्या दिखाई देता है, कैल्शियम। और कैल्शियम कैसा होता है, सफेद। और सफेद जग अपन को क्या दिखाई देते हैं, दांत दिखाई देते हैं। क्लियर हो गई। इसके बाद में ये जो दांत होते हैं ना, ये दांत कितने पाए जाते हैं, ठीक है ना। दांतों की क्या आ जाएगी, संख्या। अगर मैं बात करूं तो दांतों की संख्या
अलग अलग होती है। यदि क्या है, बच्चा है, ठीक है ना, बच्चे में दांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसे अपन बोलते हैं दूधिया दांत, क्या बोलते हैं, दूधिया दांत, ठीक है ना। दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों में, 20 होती है। और वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, 32 होती है, ठीक है। अब इनको समझना, ये जो 20 दांत थे वो एक बार आने के बाद में गिरकर पुनः वापस दूसरी बार आते हैं, आते नहीं आते हैं। और ये जीवन में क्या होते हैं, एक बार ही आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इसका सवाल ऐसे भी कई दफे बना गया है, कितने दांतों की संख्या स्थायी होती है और कितने दांतों की संख्या अस्थायी होते हैं। तो ध्यान रखना, इसको इस प्रकार एक सवाल बनाते हैं अपन कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, स्थायी दांत, और अस्थायी दांत कितने होते हैं, अस्थायी परमानेंटली टीथ कितने होते हैं, अस्थायी दांत। तो मुझे बताओ, जो दो बार आते हैं जीवन में वो तो क्या है, अस्थायी है। जीवन में दो बार कितने दांत आएंगे, 20 दांत आएंगे। और टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। 32 में से 20 गए, पीछे कितने रहते हैं, 12। 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में क्या आते हैं, केवल एक बार ही आते हैं। तो अपन ने दांतों की संख्या में यह पढ़ा है कि दांत, दूध या दांत या बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। वयस्क में कितनी होती है, 32। इसमें अपन का प्रश्न निकल जाता है कि स्थायी दांतों की संख्या 12 और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 20। अब यहां पर बना लेते हैं अपन दंत सूत्र। दंत क्या बना लेते हैं, सूत्र, दांतों का सूत्र। ये 32 दांत हैं और ये 20 दांत हैं, तो कौन कौन से दांत होते हैं, ठीक है ना। और दंत सूत्र बनता है दांतों के प्रकार के आधार पर। किसके आधार पर, दांतों के प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर। अब देखते हैं दांतों कितने टाइप के दांत होते हैं। क्या अपन के दांत है वो सभी एक जैसे है क्या, देखो अगले वाले दांत अलग हैं, उसके बाजू में वो तीखे हैं, उसके बाजू में छोटी छोटी डाढ़े हैं, उसके बाद में बहुत स्ट्रोंग डाढ़े हैं, ठीक है ना। ये दांतों के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो दांतों के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, चलो दांतों के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। दांतों के प्रकार, और अपन को बताया गया है दांतों के प्रकार कितने होते हैं, 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले जो दांत होते हैं उसे कृदनक बोलते हैं, कृदनक, ठीक है ना। इसे अपन बोलते हैं केनाइन, केनाइन। दूसरा होता है दांत रदनक, रदनक, इनसाइजर, इनसाइजर, ठीक है ना। तीसरा होता है अग्रचेवर्णक, अग्रचेवर्णक, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और फिर लास्ट में आता है चेवर्णक, क्या आता है, चेवर्णक, इसे बोलते हैं अपन मोलर। तो ध्यान रखना, दांतों के प्रकार कितने होते हैं, 4। टोटल दांतों की वयस्क में संख्या कितनी होती है, 32। उसमें दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला जो दांत है कृदनक यानी केनाइन, ये कहां पर होते हैं, जो अपन को सामने दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, वो दांत अपन के कौन से होते हैं भाई, कृदनक दांत होते हैं, ठीक है ना। उसके बाजू में जब अपन देखते हैं तो तीखा तीखा दांत होता है, होता नहीं होता, एक ही साइड है, एक ही साइड में एक नीचे, एक ही साइड में नीचे, तो वो क्या होते हैं, रदनक होते हैं। फिर होता है अपन का कौन सा, अग्रचेवर्णक, यानी कि बाजू में देखते हैं छोटी छोटी डाढ़ें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, अग्रचेवर्णक। और फिर पीछे आती है मोटी वाली बड़ी डाढ़ें आती है, उसको क्या बोलते हैं, चेवर्णक बोलते हैं। अब इन दांतों का ये प्रकार हो गया है, तो अब अपन देखते हैं इसमें प्रकार है तो इसमें कौन कौन से कितने कितने दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से दांत कितने कितने होते हैं। तो मुझे पहले बताओ, अपन ने देखा था बच्चा, बच्चे में कितने दांत होते हैं, टोटल है 20 होते हैं। अब अपन को पूछ लेगा कि उस बच्चे में कृदंत दांतों की संख्या कितनी है, रदनक दांतों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना है, इस बच्चे का क्या बन जाएगा, दंत सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दंत सूत्र।
अब दांत का सूत्र क्या होता है, पिछली सीटी में भी पूछा गया है, कई दफे पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है ना। अभी इसमें अपन के जैसे पशु परीक्षण करता है उसमें छेव पेपरों में इस प्रकार पूछा है, तो उसमें होता है दंत सूत्र। कोई बताएगा या मैं लिख दूं? दंत सूत्र 2102, 2102 बटा 2102 इंटू क्या करेंगे 2। ये सूत्र कैसे बना था, इसको कैसे रखा जाता है वो पहले समझ लेते हैं। ये जो पहले मैंने लिखा है ना, ये कौन सा होता है अपन का कैनाइन होता है, ये कौन सा होता है कैनाइन होता है, ठीक है ना। और फिर मैंने लिखा है ना कि ये रदनक, ये एक लिखा है थी, वो क्या होता है इनसाइजर, क्या होता है इनसाइजर। फिर ये क्या होता है प्रीमोलर होता है बाजू वाला, ये प्रीमोलर, और ये क्या हो गया मोलर हो गया। अब आपको गिनाना है, उसको बताना है कि दांत कौन कौन से कितने कितने होते हैं, तो ध्यान रखना। अब ये ऊपर कितने 2 लिखे हैं, तो अपन को देखते हैं, तो सामने वाले ये दांत होते नहीं होते बड़े, 2 ऊपर है, तो नीचे भी कितने होंगे 2 होंगे, 2 और 2 कितना हुआ है 4। अब दांत को हमेशा सूत्र में कैसे लिखा जाता है उस चीज का ध्यान रखना। ये आधा होता है ना सिरा, इसका आधा पार्ट ये होता है और आधा पार्ट नीचे वाला होता है, आधा आधा ये हो गया। ऐसे शेप कितने, एक ही साइड में एक ही साइड में, गुणा किससे कर लेते हैं अपन 2 से। तो ध्यान देखो, ये है, इसके बाजू में एक और है, ऊपर कितने हुए 2, नीचे भी कितने होंगे 2, 2 और 2 कितना होगा 4, 4 इस साइड में है तो 4 भी क्या होंगे इस साइड में। मुझे बताओ 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गए 8। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों में, किसमें बच्चों में इन दांतों की संख्या कितनी कितनी होती है, तो यहां पर आए कृदंत की संख्या कितनी आई है भाई 8, आइए नहीं आइए 2 और 2 नीचे वाले 4, 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। अब मुझे बताओ यहां पर अपन हाथ लगा कर देखते तो एक टिक्का वाला दांत आता है अपन के, ठीक है ना, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं टिक्के वाला दांत को, ठीक है ना, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो दांत एक है और नीचे वाला एक, ठीक है, कितने हो गए कुंटा, क्या बोलते हैं इसको तिक्का होता है। अपन के तो ये देखो एक ही है, अपन धागा वगैरह काटते हैं या किसी गन्ने को छीलते हैं तो इस तिक्के वाले दांत को यूज में लेते हैं नहीं लेते हैं। शेर में तो सारे के सारे दांत ही कौन से होते हैं तिक्के वाले, सारे दांत कौन से पाए जाते हैं रदनक, इसलिए वो किसी भी चीज को क्या कर देता है चीर वहाड़ कर देता नहीं कर। तो पहले संख्या देख लेते हैं फिर इसका कार्य देखेंगे। तो रदनक की संख्या कितनी होती है, तो अपन ने कहा तिक्का वाला एक ही साइड में एक ही साइड में, ऐसी संरचना कितनी है इस साइड भी है, तो 1 + 1 कितने हुए 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। तो अपन को बच्चों में रदनक की संख्या कितनी मिल गई है 4। फिर आगे देखते हैं प्रीमोलर, बच्चों में कभी भी प्रीमोलर दांत पाए नहीं जाते हैं, बच्चों में हाथ लगाकर यहां पर देख लेना स्पेस खाली होता है, ठीक है ना, बच्चों में प्रीमोलर क्या होते ही नहीं है। अब बच्चों के पीछे वाले डाडा है ना बड़ी वाली, उसको देखते हैं तो ऊपर कितने 2 और नीचे भी कितने 2, 2 और 2 कितने हुए 4, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गए 8। अब मुझे बताओ टोटल कितने होते हैं 8 8 16, 16 4 कितने हो गए 20। बच्चों का दंत सूत्र हो गया। बच्चों का दांत का सूत्र क्या होता है 2102 बट्टा 2102 इंटू क्या हो गया 2। अगर आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों में कृदनक दांतों की संख्या कितनी होती है 8, फिर रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है 4, बोलेगा बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं नहीं पाए जाते हैं, तो अगर चेवर्णक नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर नहीं पाए जाते। अब किसका देखते हैं दंत सूत्र, अपन देखते हैं वयस्क का। किसका देखते हैं भाई वयस्क का। वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है, वयस्क का दंत सूत्र होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं वयस्क का दंत सूत्र, ठीक है ना, 2123 बट्टा 2123 इंटू क्या है 2, ये वयस्क का दंत सूत्र होता है। आप मुझे बताओ वयस्क में टोटल दांत कितने होते हैं 32, कितने होते हैं 32 होते हैं। तो अपन ने गिनना स्टार्ट किया है, तो ये दांत आए अपन के कृदंत कितने हुए 2 + 2 4, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गए 8। फिर वही बात रदनक 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। फिर अपन के छोटी डाडों वाली बात आती है, तो वो कितने होते हैं 2 + 2 इंटू कितने हो गए 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। अब मुझे बताओ यहाँ स्ट्रॉन्ग वाले डाडे यहाँ 3 है, इस साइड भी 3 है, 3 और 3 कितनी होगी 6, इस साइड भी ऐसी है, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगी गुणा 12। अब आप मुझे बताओ टोटल कितना होता है 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 4 कितने हो गए 32। आपसे और भी पूछा जा सकता है
कि वयस्क में कृदंत की संख्या कितनी है, रदनक की संख्या कितनी है, अग्र चय वर्ण की संख्या कितनी है और चय वर्ण की संख्या कितनी है। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है बताओ? 21 23 बट्टा 21 23 इंटू 2। और बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है? 2102 बट्टा 2102 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में अपन इन दांतों का क्या देख लेते हैं? कार्य। क्या देख लेते हैं भाई? कार्य। यही बता देता हूं मैं कार्य। एक अपन की सारणी हो जाएगी ऐसी, ठीक है ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नहीं होते हैं? 4 प्रकार के। चारों प्रकारों में देखा है तो इसका कार्य भी अलग अलग होगा। मैंने आपको मान लीजिए कोई सेव दी है, क्या सेव सीधे डायरेक्ट यहां जाएगी? क्या सेव को बाइट करेंगे तो यहां से करेंगे ना, तो इसका कार्य क्या होता है? काटना। क्या होता है भाई? काटना। मैंने गन्ने को दिया है या कोई धागे को दिया है तो अपन इससे तीखे वाले से चीरते हैं, नहीं चीरते हैं? तो इसका काम क्या होता है? चीरना। चीरना। अब कोई भोजन आया है, मैंने कोई मान लीजिए अखरोट दिया तो सीधा यही जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है ना। कोई बादाम दिया तो यही उसको मैं ही करेंगे, पीसेंगे, ठीक है ना। तो इसका काम होता है चबाना। चबाना। और फिर अपन के बड़ी वाली डाडों के पीछे चला जाएगा। मोटी डाडा होती है ना, उसके पीछे जाते ही एकदम क्या बन जाएगा? चूर्ण बन जाएगा, पेस्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका है पीसना। इसका कार्य क्या हो गया? पीसना। ठीक है। ये दांत होते हैं और इन्हीं दांतों के ये क्या होते हैं? कार्य होते हैं। ठीक है। अब अपन को इसमें पहले लिखवा देता हूं, बाद में छाप लेना आप, ठीक है ना। एक दांत की संरचना कैसी होती है, ठीक है ना, शेप कैसी होती है दांत की संरचना। दांत की संरचना, एक दांत होता है ना, वो इस प्रकार देखना ऊपर से आरी की तरह होता है ये, और अंदर से दांत क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है भाई? खोखला होता है। कभी आपने बच्चों के दांतों के ऊपर इसे हाथ लगा कर देखिए तो जैसे आरी होती है वैसे होते हैं, होते नहीं होते हैं ऐसे थोड़े थोड़े? सर अपन के तो नहीं है ना, अपन कब से खा रहे हैं बेचारे, घिस 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 एकदम ऊपर से क्या हो गए? सपाट हो गए, ठीक है ना। अब जो आरी की तरह होती है ना, वो यहाँ पर एक क्या होती है? परत होती है बनी हुई। अपन कितनी कितनी चीजों को कठोर कठोर को खा लेते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन दांत टूटते नहीं है। टूटते हैं क्या? नहीं टूटते हैं। तो ये जो ऊपर की परत है ना, वो बहुत अत्यंत कठोर होती है। वो किसकी बनी होती है? इनेमल की। किससे बनी होती है भाई? इनेमल से बनी होती है। और यहां से आपका प्रश्न कई दफे बना हुआ है कि शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा होता है? इनेमल। या इनेमल नहीं है तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं, शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा होता है? दांत। शरीर का सबसे कठोर अंग कौन होता है? दांत। दांत पूरा नहीं होता है, दांत का भी अगर भाग होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? इनेमल। यदि यही प्रश्न आपको उल्टा पूछ लेगा, शरीर की सबसे कठोरतम अस्थि कौन सी होती है? हाडगी। अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि होती है, जिसका नाम क्या होता है? मेडिबल। अरे अपन के पूर्वज थे जो बातें बताकर गए, वो बहुत ही बढ़िया बताकर गए। क्या बात बताई? कोई अपन को मान लीजिए लड़ते हैं तो अगला वाला चैलेंज क्या करता है? ठोकी तो दांत तोड़ दे। बोलता नहीं बोलता है? यानी वो आपको चैलेंज कर रहा है, मैं शरीर का आपका कठोर से कठोर अंग क्यों क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा, बाकी की कहीं औकात है। या वो क्या बोलता है? ठोकी तो जबाड़ो तोड़ दे। बोलता नहीं बोलता है? यानी कि शरीर की कठोर से कठोर वो क्या तोड़ सकता है? अस्थि। तो बाकी अस्थियों की औकात क्या है, ठीक है ना। तो अपन को इस उक्ति के माध्यम से ध्यान रखना, सबसे कठोर अंग तो कौन हो गया? दांत। और सबसे कठोर अस्थि कौन सी हो गई है? जबड़े की अस्थि, जिसका नाम मेडिबल होता है। अंदर से दांत क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है भाई? खोखला होता है। और ये इसकी क्या होती है? जड़ें होती है। दांत किस में धंसा हुआ होता है? जबड़े में। किस में धंसा हुआ होता है? जबड़े में धंसा होता है, धंसा। तो ये ऊपर का भाग है, इसको अपन बोल देते हैं अग्र भाग। अग्र भाग। और ये बीच का भाग है तो इसको बोलते हैं मध्य भाग। मध्य भाग। और इसको अपन बोलते हैं पश्च भाग। पश्च भाग, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं पश्च भाग। अब देखो, जब कभी अपन के मान लीजिए बाई दावे किसी कारण से किसी ने अपन के दांत को क्या कर दिया? तोड़ दिया है। नगटाया करो तो तोड़ी, ठीक है ना। अगर ऊपर की परत अपन की हट जाती है तो दांत अंदर से क्या निकल जाता है? खोखला। और अपन जब भोजन करते हैं तो वो पेस्ट किस में चला जाता है? अपन के दांतों में चला जाता है। और देखते देखते थोड़े दिनों में दांत अपन का कैसा हो जाता है? काला काला हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है? तो अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उस खोखले दांत को क्या करता है? कचरा को निकालता बाहर, उसमें क्या भरता है? वो पेस्ट।
आप कहेवा ने दांत में मसालो भरवायो, मारवाड़ी में कहवा है या नहीं। तो दांत में क्या बढ़ता है, पेस्ट बढ़ता है, क्योंकि वो खोखला रहेगा तो भोजन बार बार जाएगा तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे दांत, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो पेस्ट भरा जाता है, वो भी सवाल कई दफे पूछ ले, किसका पेस्ट भरा जाता है, तो एजी सिल्वर का पेस्ट भरा जाता है। किसका पेस्ट भरा जाता है भाई, एजी सिल्वर का पेस्ट भरा जाता है। आप गलत सोच लोगे, एक आर्ट कल्चर में आभूषण भी होता है। अपन के दादो जी के परदादो जी देखते नहीं देखते, दांतों पर मेखे ठोकी हुई होती थी, चूंपा लगाई होती थी। दांत का आभूषण क्या कहलाता है, चूंप। ये एक बार सवाल भी आ चुका है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक होता है चूंप, एक होता है चौंप। ये तो किसका आभूषण है, दांत का। और चौंप किसका आभूषण होता है, नाक का होता है भाई। पॉइंट के रूप में एक फेणी अलग होती है, नत अलग होती है, एक पॉइंट के रूप में पहनती है ना लड़कियां, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, चौंप। और चूंप अपन दादू जी के दांता के ऊपर में क्या ठोकेड़े नहीं, सोना के। अब तो सोनो पेरन नहीं अपन को मिले है या नहीं। हाँ, दादू जी के, दादी जी के आभूषण आर्ट एंड कल्चर में आता है अपन के, ठीक है ना, तो वो कहलाता है दांत का आभूषण। तो इसके बाद में ये दांत की है संरचना। अब इसको आप क्या करो, नोट डाउन करो, हेडिंग लगाओ सबसे पहले दांत। हेडिंग लगाओ दांत। लिखो, निर्माण बराबर, सीधा डायरेक्ट लिख लो, बड़ी भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, दांतों का निर्माण, ठीक है ना। लिखो निर्माण बराबर कैल्शियम प्लस फोस्फोरस प्लस कोलेजन प्रोटीन। कैल्शियम प्लस फोस्फोरस प्लस कोलेजन प्रोटीन। लिख लिया। फिर लिखो रंग बराबर फिर लिखो रंग बराबर हल्का पीला, हल्का पीला। इसके कोष्ट में लिख सकते हो फोस्फोरस के कारण, फोस्फोरस के कारण। रंग बराबर हल्का पीला किसके कारण, फोस्फोरस के कारण। फिर नीचे लिखो संख्या बराबर, किसकी संख्या, दांतों की संख्या बराबर लिखो बच्चों में, या कोष्टक में लिख लो दूधिया, दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। और वयस्क में 32 होती है। इसी को आगे आप कन्वर्ट कर लो पर्सन में, ऐसे पर्सन आ सकता है, ये 20 और 32 था ना, उसका पर्सन ऐसे आ जाएगा। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, स्थायी दांत उसे कहते हैं जो जीवन में एक बार आता है या नहीं। स्थायी दांत किसे कहते हैं, जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। लिख लिया। फिर आगे लिखो दांतों के प्रकार। ये दंत सूत्र मत लिखना, दांतों के प्रकार लिख लो। बराबर लिखो 4, बराबर लिखो 4। और आप अब ये पूरी एकदम टेबल बना लो इसको छोड़कर। ये पहले टेबल बना लो, इसको छोड़कर।
बना ले। इसके बाद में आगे लिखना है आपको दंत सूत्र, दांतों का सूत्र, ठीक है ना। नंबर 1 में लिखना है बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र, वो लिखो, याद है 2102 बट्टा 2102 इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और नीचे लिख लेना वयस्क वयस्क का दंत सूत्र 2123 बट्टा 23 इंटू क्या लिख दोगे 2। हाँ जी, क्या किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में और अभी अपन है ना, तो उसमें दांतों की संख्या अलग होती है, वो भी बढ़िया है, बता देता हूं, ठीक है ना। अब देखो, जब अपन बच्चे थे 7-8 वर्ष के दांत क्या हो जाते हैं बच्चे में, गिर जाते हैं दूधिया दांत। 7-8 वर्ष के बच्चे के पूर्णतः सारे दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तब अपन के दूसरे दांत आते हैं ना, तब दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, 28 होती है। कितनी होती है, 28 होती है, ठीक है ना। वो 28 दांत कहां तक चलते हैं अपन, किशोर अवस्था तक चलते हैं, किशोर अवस्था। अब भाई किशोर अवस्था कहां तक होती है, तो अपन बोलते हैं जब अपन 18 वर्ष के या 20 वर्ष के हो जाते हैं उसको किशोर अवस्था के बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अब किशोर अवस्था के बाद में अपन को क्या आनी स्टार्ट होती है, बुद्धि आनी स्टार्ट होती है, अक्ल आनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अक्ल आती है तो अपन बोलते हैं ना अक्ल डाढ़ आती है। घर वाले अपन को 20 साल बाद में बोल देते हैं इस टावरिया के क्या आ चुकी है, अक्ल आ चुकी है, कमार खा लेगा ये, है या नहीं। तब अपन के क्या आती है, अक्ल डाढ़ आती है, कईयों में तो बहुत तेज दर्द के साथ आती है, पीछे पीछे बहुत से लारे लारे, ठीक है ना। तो पीछे पीछे आवे ना, तो पीछे पीछे आती है, तो यहाँ एक आती है, यहाँ एक आती है, इस साइड एक आती है, इस साइड भी एक आती है, तो कितनी आ गई है 4। तो 28 प्लस 4 टोटल कितनी हो जाती है 32, ठीक है ना। कितनी हो जाती है भाई, 32 आ जाती है। इसे अपन 4 दांतों को बोलते हैं अक्ल दांत, अक्ल दांत या डाढ़, ठीक है ना। अकल डाढ़ या अकल दांत भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वयस्क की कहलाएगा, किशोर अवस्था है तो 32 दांत थी, ठीक है ना, वही कहलाएगा चीज। इसके बाद आप क्या छापना, इसके बाद आप छापना इसको दांत की संरचना, इसको छाप लो, दांत की संरचना, दांत की संरचना। लास्ट पॉइंट ये है, दांत की संरचना, दांत की संरचना। और अब अपन इसके बाद में इसकी थ्योरी होगी दांत की, ठीक है ना, क्या क्या पॉइंट हैं उसको अपन लिखेंगे कल।